इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज का सेकेंड चैप्टर इशू मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटाइजेशन। इशू मैनेजमेंट और सिक्योरिटाइजेशन में हम लोगों को इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग जैसी कुछ कंसेप्ट सीखनी है। ये सारी कॉन्सेप्ट्स एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए हम लोगों ने सारे जो हमारे माइंड मैप्स हैं उसे कुछ अलग अलग हिस्सों में बांटा है। उसमें से आज का जो है वो पहला इशू मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटाइजेशन 1। पूरे चैप्टर में हम लोग को इशू मैनेजमेंट एंड इट्स इंटरमीडिएटरीज, स्टॉक ब्रोकिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग और सिक्योरिटाइजेशन, ये 4 अलग अलग पार्ट सीखने हैं, जिसमें से पहला पार्ट है इशू मैनेजमेंट एंड इंटरमीडिएटरीज। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। The management of issues for raising the funds through various types of instruments by companies is known as issue management. Issue management can be defined as managing the issue of a corporate security like equity shares, preferences, and debenture or a bonds. Also, marketing of capital issues of existing companies, including rights issues and dilution of shares by letter of offer, are included in it. इन शॉर्ट इशू मैनेजमेंट क्या होता है? जब भी कोई कंपनी कैपिटल कलेक्शन स्टेज पे होती है तो कैपिटल कलेक्शन के लिए उन्हें अपने शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, इस तरह के जो सिक्योरिटीज़ होती है वो पब्लिक को इशू करनी होती है, पब्लिक को ऑफर करनी होती है। पब्लिक उन्हें अप्लाई करती है, अप्लाई करने के बाद उन्हें स्क्रूटिनाइज करके अलॉटमेंट किया जाता है। अलॉटमेंट होते से ही जितनी भी सारी अप्लीकेंट्स की मनी होगी वो कंपनी के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होती है। इस तरह से कैपिटल कलेक्शन होता है। तो स्टार्टिंग से जहाँ से हम कंपनी वो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के लिए पब्लिक को ऑफर करने के लिए लेकर आती है, उससे टोटल कैपिटल कलेक्शन होने तक जितनी भी प्रोसेस है उसे हम लोग इशू मैनेजमेंट कहा कहते हैं। इशू मैनेजमेंट में ढेर सारे डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जैसे कि नीचे दिए हुए मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, बैंकर टू एन इशू और ब्रोकर टू एन इशू। इसमें से अंडर राइटर हम लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में सीखा था। प्रीवियस सेमेस्टर में अंडर राइटर्स के कमीशन से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस भी हम लोगों ने सीखे थे। इस सब्जेक्ट में भी हमें उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी इन्फॉर्मेशन भी सीखनी है और साथ ही साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग मर्चेंट बैंकर से। मर्चेंट बैंकर के लिए डेफिनेशन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, जिसका कहना है कि द मैनेजमेंट ऑफ इश्यूज आर रेजिंग द फंड्स थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय कंपनीज इज नोन एज इशू मैनेजमेंट। अब इशू मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज मैनेजिंग द इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज लाइक इक्विटीज। ये सारे सब कुछ जो कुछ भी है ये हमारे मर्चेंट बैंकर जो होते हैं, ये मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करते हैं। अब मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करते वक्त किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, तो ये मर्चेंट बैंकर कौन कौन होते हैं? वो आर द मर्चेंट बैंकर्स। पहला, a notification released by the Finance Ministry of India defines a merchant banker as any person who is engaged in the business of issue management, either by making arrangement regarding the selling, buying, or subscribing to the securities as a manager, consultant, advisor in relation to the such an issue management। कोई भी ऐसे बैंकर्स जो हमारी इशू मैनेजमेंट की बिजनेस में वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होंगे, वो हमारे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। उनकी ड्यूटी किस से रिगार्डिंग होती है, तो जो कोई भी हमारे शेयर्स या सिक्योरिटीज बाय या सेल होंगे या सब्सक्राइब होंगे, उनसे रिलेटेड सिक्योरिटीज का मैनेज करने तक, कुछ कंसल्टेंट या एडवाइजिंग करने तक, वो सारी के सारे बैंकर्स हमारे मर्चेंट बैंकर्स कहलाते हैं। कैटेगरीज के हिसाब से अगर देखें तो कैटेगरीज में मर्चेंट बैंकर के लिए 4 तरह की कैटेगरी होती है। कैटेगरीज में आप अगर ओपन करोगे तो कैटेगरी आपको दिखेगी कैटेगरी 1। ये कैटेगरीज जो होती है 1, 2, 3 एंड 4, ये इंडिविजुअल मर्चेंट बैंकर के जो रोल्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके बेसिस पे कैटेगराइज किए जाते हैं। कैटेगरी 1 में सबसे ज़्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वही कैटेगरी 4 में सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है या कम उनके रोल्स होते हैं।
अगर देखा जाए तो कैटेगरी 1 में सबसे पहला कौन सा है, इशू मैनेजमेंट। तो जितना भी कंप्लीटली इशू मैनेजमेंट का प्रोसेस होगा वो इशू मैनेजमेंट, जैसे हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा, इशू ओपन करने से लेकर, मतलब प्रपोजल देने से लेकर अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद पब्लिक को सिक्योरिटीज के डिलीवरी देने तक जितनी भी सारी प्रोसेस होगी वो कंप्लीट इशू मैनेजमेंट को मॉनिटर करना, मैनेज करना अगर कोई मर्चेंट बैंकर करता है तो वो हमारा कैटेगरी 1 में आएगा। लेकिन साथ ही साथ में वो अगर एडवाइज़र भी होगा, कंसल्टेंट भी होगा, मैनेजर होगा, अंडर राइटर होगा और पोर्टफोलियो मैनेजर भी होगा, इस तरह की सभी सर्विसेज अगर कोई मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड कर रहा है तो वो कैटेगरी 1 के अंडर क्लासीफाई होगा। अगर कोई मर्चेंट बैंकर इशू मैनेजमेंट के लिए और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ एडवाइज़र, कंसल्टेंट, मैनेजर या फिर अंडर राइटर और को मैनेजर की तरह एक्ट करता है, तो वो कैटेगरी 2 में क्लासीफाई होगा। कैटेगरी 3 में सिर्फ अंडर राइटर रिलेटेड, एडवाइज़र रिलेटेड और कंसल्टेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड होगी, और कैटेगरी 4 में एडवाइज़र और कंसल्टेंट यही दोनों सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इन सभी सर्विसेज में मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर सकता है, तो जो हम लोगों ने ऊपर देखा कि वो आर द मर्चेंट बैंकर्स। ये सारे मर्चेंट बैंकर्स कौन होंगे, तो जो इस तरह की इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज में कहीं ना कहीं से रिलेटेड होते हैं, वो सभी। तो नेक्स्ट आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड। ये मर्चेंट बैंकर जो होते हैं, ये मर्चेंट बैंकर जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखे क्लासिफिकेशन में कि कैटेगरी वाइज कुछ ना कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होती है, उसके बेसिस पे अगर हम लोग उनकी सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं तो उसमें 4th नंबर का सब पॉइंट है जिसमें अलग अलग सर्विसेज जो है वहाँ पे एन्यूमरेट की है। लगभग 15 से 16 सर्विसेज ये मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक मर्चेंट बैंकर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे, और ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट है इसमें से कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही चाहिए। पहली सर्विस प्रोजेक्ट काउंसलिंग। अब प्रोजेक्ट काउंसलिंग मतलब क्या, कोई अगर पर्टिकुलर कंपनी है, उस कंपनी को अगर कहीं ना कहीं से उनका बिजनेस एक्सपांड करना है या न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है किसी वेंचर्स को, तो वहाँ पर ये तरह मर्चेंट बैंकर्स क्या कहते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट से रिलेटेड काउंसलिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट किस तरह से सिलेक्ट किया जाए, कहाँ पे सिलेक्ट किया जाए, उसके लिए फंड्स जो होते हैं वो फंड्स किस तरह से हमें रेज करने चाहिए, उनके लिए जो हमारी रेगुलेशंस होंगी, रूल्स होंगे, वो हमें किस तरह से फॉलो करने होंगे, साथ ही साथ में फंड्स कलेक्शन करने के लिए जो प्रोसीजर्स होगी उसमें वो हेल्प करेंगे। ये सब कंप्लीटली प्रोजेक्ट काउंसलिंग की सर्विसेज मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, मार्केट सर्वे एंड फोरकास्टिंग। मर्चेंट बैंकर एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसे कंपनी फी बेस्ड सर्विसेज में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कंपनी को अगर डिमांड रिलेटेड या फिर कहीं प्रोडक्ट रिलेटेड कोई सर्विसेज, साथ ही साथ में कंपनी के जो फंड्स कलेक्शन के लिए इशू के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी या नहीं होगी, उससे रिलेटेड सारा मार्केट सर्वे और फोरकास्टिंग ये इंडिविजुअल कंपनी हमारे मर्चेंट बैंकर से सर्विसेज प्रोवाइड करके देती है। थर्ड पॉइंट है एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। जो प्रोजेक्ट काउंसलिंग किया होगा उससे रिलेटेड या फिर एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट होगा उससे कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी उससे रिलेटेड काउंसलिंग करना या एस्टिमेशन फाइंड आउट करके देना, ये सब कुछ वहाँ पे उन्हें एस्टिमेट सर्विस का फंड्स का एस्टिमेशन निकाल के देना, ये भी एक सर्विसेज मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट है रेजिंग फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट से फंड रेज करना और वो कंपनी को ऑफर करना, ये भी एक तरह की सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कैपिटल मार्केट से फंड्स किस तरह से रेज करेंगे, तो न्यू आईपीओज लाकर या फिर जो एग्जिस्टिंग आईपीओज है उनमें ट्रेड कर कर या फिर कोई बॉन्ड्स, कोई सिक्योरिटीज़ वहाँ पे न्यूली इशू करके उनसे फंड्स रेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट रेजिंग फंड फ्रॉम थ्रू न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। न्यू इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कौन से? कुछ बॉन्ड्स होंगे, ट्रेजरी बिल्स होंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, इसके अलावा और बहुत सारी सिक्योरिटीज वहाँ पे कंसिडर की जाती है। तो वहाँ से भी फंड्स रेज करके मर्चेंट बैंकर कंपनीज को ऑफर कर सकते हैं। ब्रॉट आउट डील्स। अब ब्रॉट आउट डील्स मतलब क्या? कंपनी एक एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को परचेस करना चाहती है या फिर उसे टेक ओवर करना चाहती है, कुछ मर्जर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो उनसे रिलेटेड असिस्ट करने की सर्विसेज भी इस तरह से मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करते हैं। OTC, ओवर द काउंटर मार्केट ऑपरेशन। ओवर द काउंटर मार्केट ऑपरेशंस मतलब क्या? कि अगर सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग हो रही है, सिक्योरिटीज़ की डीलिंग हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो वहाँ पर उसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में साथ ही साथ में हमारे रेगुलर कैश मार्केट में ट्रेड करके कंपनीज को वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये भी एक तरह की मर्चेंट बैंकर की सर्विसेज है। मर्जर्स और अमलगमेशन। अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनीज मर्ज हो रही है या अमलगमेट हो रही है, तो उसे भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि साथ ही साथ मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू उनकी सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, सारे जो रूल्स होते हैं वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनकी जो प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ होती है, उन फॉर्मेलिटीज़ में मेजर रोल जो होता है वो हमारे मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोन सिंडिकेशन। लोन सिंडिकेशन हम लोगों ने पहले भी देखा है, अभी फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए फंड्स की ज़रूरत हो और फंड्स की ज़रूरत जो जितनी ज़रूरत है उतनी नीड प्रोवाइड करने के लिए अगर एक पर्टिकुलर फाइनेंसिंग कंपनी, वेदर इट इज़ बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अगर सफिशेंट नहीं होगी, तो वो नंबर ऑफ कंपनीज के साथ में मिलके उस पर्टिकुलर कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो ये जो टोटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का तरीका होता है, इसे हम लोग लोन सिंडिकेशन कहते हैं। ये लोन सिंडिकेशन नॉर्मली जब ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तभी फॉलो होता है, कि एक पर्टिकुलर जो हमारा बैंकर होता है, एक पर्टिकुलर लोन प्रोवाइडिंग फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनी होती है, वो सफिशिएंट नहीं होती है, तब फॉलो किया जाता है। टेक्नोलॉजी टाइप्स। डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को जब हमें इनोवेट करना होता है या फिर कहीं उसे फॉलो करना होता है या फिर उन्हें कहीं ना कहीं मार्केट में नए से लाना होता है, तो उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो मेजर फाइनेंस कॉस्ट होती है, उस मेजर फाइनेंस कॉस्ट को मीट करने के लिए जो फंडिंग्स होती है वो मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इंक्लूडिंग मेजर फंडिंग्स, शॉर्ट टर्म फंडिंग्स दैट इज वर्किंग कैपिटल रिलेटेड फिनांसेस जो होता है ये भी प्रोवाइड करता है। वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंस, फिक्स डिपॉजिट मैनेजमेंट, इस तरह की और सर्विसेज भी यहाँ पर मर्चेंट बैंकर्स प्रोवाइड करते हैं। फैक्टरिंग, जो हम लोगों ने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में सीखा है, वो फैक्टरिंग से रिलेटेड सर्विसेज भी मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स। पोर्टफोलियो मतलब क्या? पोर्टफोलियो इट इज अ बास्केट ऑफ अ सिक्योरिटीज, इट इज अ बास्केट ऑफ अ मेनी सिक्योरिटीज। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप्स की जो सिक्योरिटीज होती है, उनके एक ही तरह के एक ही अकाउंट में हमें उसे मैनेज करना, और वो सर्विसेज मैनेजिंग की जो होती है वो मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट अगर हम लोगों को देखें तो ये सारी सर्विसेज जो है, ये सारी सर्विसेज मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करते हैं, जो मर्चेंट बैंकर में भी बैंकिंग कंपनीज हो सकती है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती है। ये सारी कंपनीज हमारी रजिस्टर्ड होती है आरबीआई के अंडर द एक्ट, आरबीआई एक्ट और एनबीएफसी एक्ट, एनबीएफसी रूल्स। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज हम लोगों ने अभी देखी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड है, कि कौन कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मर्चेंट बैंकर के लिए वहाँ पे होती है या उन्हें परफॉर्म करनी होती है। तो मेजर 5 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसमें से पहला है फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, number of issues for which the merchant banker is engaged as a banker to issue, number of issues for which the merchant banker is engaged as a banker to issue, number of applications received and details of the application money received, date on the which application from the investors were the forwarded
to the issuing company, and last the details of the amount as refund to the investor. इन सभी से रिलेटेड मर्चेंट बैंकर्स को इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करनी होती है हमारी कंपनीज को। कौन सी? तो पहली, जितने भी हमारे बैंकर टू इशू है, बैंकर टू एन इशू होंगे, वो सारे बैंकर टू एन इशू को रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो नंबर्स के साथ साथ कंपनी को भेजने हैं, कंपनी को फॉरवर्ड करना है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आए हैं, उन एप्लीकेशन से रिलेटेड कितनी मनी रिसीव हुई है उससे रिलेटेड डिटेल्स। देन एप्लीकेशन से रिलेटेड जो डेट्स है ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए, वो सारी की सारी डेट्स वहाँ पर इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना, साथ ही साथ इशूइंग कंपनी को भी फॉरवर्ड करना। ये हमारी फर्निशिंग इंफॉर्मेशन के अंडर क्लासिफाई होने वाली डिटेल्स है। लास्ट, डिटेल्स ऑफ द अमाउंट एज रिफंडेड टू द इन्वेस्टर। अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं हुई है, किसी इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट नहीं हुई है प्राइमरी, तो उनसे जो अमाउंट बची होगी वो सारी अमाउंट वापस करना, उन्हें रिफंड करना और उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स कंपनी को फॉरवर्ड करना। ये भी हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आने वाला एक पॉइंट है। सेकेंड मेन पॉइंट है बुक टू बी मेंटेन। कौन सी अलग अलग तरीके की बुक्स मेंटेन करनी होगी हमारे मर्चेंट बैंकर्स को। पहला, बुक ऑफ अकाउंट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। अकाउंट्स बुक, अगर कोई आईपीओ आता है किसी कंपनी का, उनसे रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन होगी, इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिटर्न एंड द एप्लीकेशन मनी विच इज सेंड टू द कंपनी, इससे रिलेटेड सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं वो कम से कम 3 साल के लिए वहाँ पे उन्हें मेंटेन करना ज़रूरी होता है। रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द कंपनी। अब रिगार्डिंग द कंपनी मतलब कौन से? तो कंपनी और मर्चेंट बैंकर, इन दोनों के बीच जो सर्विसेज से रिलेटेड एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर कंपनी के जो रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे मेंटेन करना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एज अ मर्चेंट बैंकर। थर्ड पॉइंट उसी के अंडर है डॉक्यूमेंट्स सच एज द कंपनी एप्लीकेशंस, नेम ऑफ इन्वेस्टर्स एटसेट्रा। कंपनी से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस आए होंगे, उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस आए होंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म्स, इन्वेस्टर से रिलेटेड डिटेल्स, इन्वेस्टर से रिलेटेड जो अकाउंट्स डिटेल्स होंगे वो सभी। इसके अलावा अगर कोई ग्रीवेंसेस होंगी तो उस ग्रीवेंसेस के लिए भी वहाँ पे बुक्स मेंटेन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीमेंट विद द इशूइंग कंपनी। बुक्स टू बी मेंटेन में जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ एग्रीमेंट होते हैं, कुछ कंपनी, इशूइंग कंपनी और मर्चेंट बैंकर, इनसे रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट होंगे। उन एग्रीमेंट में आने वाले कलेक्शन सेंटर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव जहाँ पे होती है वो, डेली सेटलमेंट जो होगी वो, उसके साथ साथ ब्रांच से रिलेटेड अगर कोई कलेक्टिंग सेंटर होगा, इनसे रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और जो डिटेल्स होंगे वो भी यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखना ज़रूरी होता है। एक्शन बाय आरबीआई। अगर कोई आरबीआई ने या फिर कोई फाइनेंशियल जो अथॉरिटी होगी, गवर्निंग अथॉरिटीज़ होंगी, उन्होंने अगर कोई एक्शन लिया होगा तो वो सारे एक्शन से रिलेटेड जितने भी सारे डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, वो डॉक्यूमेंटेशंस मर्चेंट बैंकर को, सेबी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशंस जो हमारे इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स होंगे वो भी उन्हें रिकॉर्ड करने ज़रूरी होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट अगर हम लोग देखें, जो 5th पॉइंट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, हैविंग अ हाई इंटीग्रेशन इन डीलिंग विथ क्लाइंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करना है उन्हें कि इंटीग्रिटी मेंटेन रखना है अगर जब भी हम लोग क्लाइंट के साथ डील करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल डिटेल्स टू द ऑथोरिटीज कंसर्न, अवॉइडिंग मेकिंग एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स। जो हमारी इशूइंग कंपनी होगी, उस इशूइंग कंपनी से रिलेटेड जितनी भी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, एक्चुअल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन होगी, उन्हें वो डिस्क्लोज करें प्रोस्पेक्टस में। साथ ही साथ कोई भी एग्जैगरेटेड फिगर्स वहाँ पे नहीं मेंशन करनी है, कोई स्टेटमेंट्स नहीं करना है, कोई कंपनी से रिलेटेड कोई उन्हें कमेंट नहीं करनी है।
जैसे कि अगर XYZ कंपनी अगर इशू लेकर आ रही है, आईपीओ लेकर आ रही है, तो आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी सारी डिमांड्स या जितने भी सारी फ्यूचर गोल्स होंगे, वो सारे के सारे कंपनी के बिहाफ पे कोई भी मर्चेंट बैंकर वहाँ पे नहीं बोल सकता है। जितना कंपनी ने बोला है उसे ही वो फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्लोजिंग ऑल द फैक्ट्स टू इट्स कस्टमर। जो भी कंपनी से रिलेटेड फैक्ट्स होंगे, वो सारे के सारे फैक्ट्स, वेदर इट इज फेवरेबल और एडवर्स, वो सारे फैक्ट्स वहाँ पे कस्टमर्स को उन्हें डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है। नॉट डिस्क्लोजिंग एनी कॉन्फिडेंशियल मैटर ऑफ द क्लाइंट्स टू थर्ड पार्टीज। कॉन्फिडेंशियल मैटर क्लाइंट्स का हो या फिर हमारी इशूइंग कंपनी से रिलेटेड हो या फिर हमारे एप्लीकेंट से रिलेटेड हो, जो भी डिटेल्स होंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी, और वो होते हैं मर्चेंट बैंकर। लास्ट, राइट इशू इज द ऑफर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर्स। अगर राइट इशू हो गए तो राइट इशू से रिलेटेड भी कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो वहाँ पे मर्चेंट बैंकर को मेंटेन करनी होती है या फिर वहाँ पे परफॉर्म करनी होती है। तो ये थे हमारे मर्चेंट बैंकर, जिसमें हम लोगों ने बेसिक जितना देखा उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं, जिसमें डेफिनेशन, वो आर मर्चेंट बैंकर, उनकी कैटेगरीज, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड होते हैं और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं हमारे अंडर राइटर्स पे। एक काम करते हैं, अंडर राइटर्स को हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। उससे पहले ब्रोकर टू एन इशू। ब्रोकर टू एन इशू के लिए पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। वो आर द ब्रोकर टू बैंकर्स टू एन इशू। उनके लिए पहला पॉइंट, कौन होते हैं बैंकर्स टू एन इशू? Bankers to the issue is the collection of activities which are performed by the banker to an issue, such as submission of application with money from the investors. Then to adhere to the rules, a certificate has to be obtained by a person from the SEBI, which grants the registration on the basis of the activities performed by the banker to an issue. बैंकर टू एन इशू कौन होंगे? तो जो कोई भी हमारे मर्चेंट बैंकर्स होता है वो भी बैंकर टू एन इशू हो सकता है, या फिर अंडर राइटर्स भी बैंकर टू एन इशू हो सकते हैं। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे उस कंपनी को हम लोग बैंकर टू एन इशू कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये क्लासीफाई होता है। जैसे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव करना, कंपनी से रिलेटेड जो हमारे पब्लिक होगी उनसे एप्लीकेशन मनी रिसीव करना, उन्हें हमारे अकाउंट्स में मेंटेन रखना, एस्क्रो अकाउंट में कंपनी के। देन अलॉटमेंट के टाइम अगर जिन्हें अलॉटमेंट हुई है उन शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स में या फिर उन एप्लीकेंट्स के अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करके ट्रांसफ़र करना है कंपनी के अकाउंट में। जिन एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉटमेंट नहीं हुई है उनके लिए अमाउंट रिटर्न करना है, रिफंड करना है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, ऐसी जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड होती है, उन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को हम लोग कहते हैं बैंकर्स टू एन इशू। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स। बैंकर टू एन इशू के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीट and the applicant must have the infrastructure, communication and the data processing facilities to run those activities effectively. ये रिक्वायरमेंट्स किसके लिए है? ये रिक्वायरमेंट्स बैंकर टू एन इशू बनने के लिए है। अगर कोई कंपनी, कोई एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी इस तरह की बैंकर टू एन इशू की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसी इशू मैनेजमेंट इशूज न्यू इशूइंग कंपनी के लिए, न्यू सिक्योरिटीज इशूइंग कंपनी के लिए, तो उन्हें ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन फैसिलिटी होगी वो वहाँ पे उनके पास होनी चाहिए। सेकेंड, डायरेक्टर्स ऑफ एप्लीकेंट आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दिस एप्लीकेशन एंड डोंट हैव एनी सिक्योरिटीज मार्केट। जो डायरेक्टर्स होंगे, मतलब जो बैंकिंग कंपनी होगी या एनबीएफसी होगी जो बैंकर टू एन इशू बनना चाहती है, उनके जो डायरेक्टर्स होंगे वो डायरेक्टर्स किसी भी रिलेटेड किसी भी तरीके से
जो सिक्योरिटीज मार्केट का एप्लीकेशन होगा या सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड डीलिंग्स होंगी उनमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे। थर्ड रिक्वायरमेंट है banker to an issue also has to take care of the some information like number of issues which is coming to the banker, number of application with the money, dates of which the application is been received and the date of which the refund is to be done to the investor। इन्हें बैंकिंग के लिए बैंकर टू एन इशू के लिए बनने के लिए उन्हें जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो जब भी कभी वो इस तरह के विलिंगनेस दिखाएंगे तो उसके साथ साथ कंपनी को उन्हें कन्विंस करने के लिए जो एप्लीकेशन के लिए डेट होगी, उसके साथ साथ कितने एप्लीकेशंस हो सकते हैं वो एप्लीकेशंस, देन कितनी अमाउंट रिसीव होने वाली है या कैसे हुई है या कैसे कर सकते हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स, अगर जिन एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट नहीं हुई है उनकी रिफंड की प्रोसेस क्या होगी और कितने दिनों के अंदर होगी, वो सारे डिटेल्स के साथ साथ उन्हें एप्लीकेशन करना होता है टू बिकम अ बैंकर टू एन इशू। ये सारी रिक्वायरमेंट अगर वो फुलफिल करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस ये तीनों रिक्वायरमेंट छोड़कर बेसिक रजिस्ट्रेशन जो होते हैं जैसे सेबी के अंडर रजिस्टर होना, आरबीआई के अंडर रजिस्टर होना, ये सारी चीज़ें जो मैंडेटरी है वो भी फुलफिल करना ज़रूरी है। बैंकर टू एन इशू की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो सेबी एक्ट के अंडर डेफिनेशन दी हुई है, अ बैंकर टू एन इशू मीन्स अ शेड्यूल बैंक कैरिंग ऑन ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, नेमली acceptance of the application and application monies from the applicants, second acceptance of allotment or call monies, third refund of application monies and fourth पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट। मतलब सिर्फ इशू मैनेजमेंट के लिए नहीं, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं डिविडेंड या इंटरेस्ट वारंट्स का पेमेंट्स होगा तो उसके लिए भी ये बैंकर टू एन इशू इस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है या वो बैंकर टू एन इशू कह सकते हैं। बेसिक जो पहली तीन रिक्वायरमेंट्स है, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी और तीसरा रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये तीनों सर्विसेज जनरली कोई एक ही मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करता है आज के ज़माने में। ठीक है, तो ये होगी हमारी डेफिनेशन। बैंकर टू एन इशू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक के बाद एक ऐसे 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हम लोगों ने ऊपर मर्चेंट बैंकर से रिलेटेड सीखे हैं वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर भी कवर होता है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर टू एन इशू और मर्चेंट बैंकर ये लगभग सिमिलर ही होते हैं। फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड, एग्रीमेंट विद द बॉडी कॉर्पोरेट, बोर्ड टू बी इन्फॉर्म of any disciplinary action taken by the Reserve Bank, code of conduct और लास्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर, ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हम लोगों ने मर्चेंट बैंकर में डिस्कस की थी वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैंकर टू एन इशू के बाद में ब्रोकर टू एन इशू। ब्रोकर टू एन इशू के लिए इंट्रोडक्शन। Broker to the issue, brokers are the persons mainly concerned with the procurement of subscription to the issue from the prospective investors, in short दलाल। जो इशुइंग कंपनी होती है, इशुइंग कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ होती है उन सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को जाके ऑफर करना, पब्लिक से आए हुए एप्लीकेशंस को रिसीव करके इशुइंग कंपनी को प्रोवाइड करना और साथ ही साथ में इसके बेसिस पे उन्हें मिलने वाला कमीशन, ये ब्रोकर जो होता है ये ब्रोकर के थ्रू हमारी जो स्टॉक एक्सचेंजेस होता है वो स्टॉक एक्सचेंजेस में सारी डील्स होती है। ट्रेडिंग साइड में, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस में जो बायर होता है और सेलर होता है वो डायरेक्टली कहीं पर भी ट्रेड नहीं कर सकता है। बायर के ब्रोकर के पास में कुछ एप्लीकेशन सेंड करता है और सेलर के ब्रोकर के पास में से कुछ शेयर्स या सिक्योरिटीज रिसीव करता है। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस में वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन होता है या सिक्योरिटीज डील होती है तो उसमें बाइंग और सेलिंग होते वक्त अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व होती है जिसमें डिपॉजिटरीज भी होती है, राइट।
नेक्स्ट, इनके लिए अगर डेफिनेशन देखें तो बेसिक डेफिनेशन से ज़्यादा दिक्कत नहीं है. अ ब्रोकर इज अ पर्सन और अ कंपनी that acts as an intermediary between the buyers and sellers. Brokers exist not just in the financial market, but in the real estate market, the commodities market, and the art market, and even the boat market also, etc. etc. ब्रोकर कौन होता है? तो ये इंटरमीडिएटरी होता है बायर और सेलर के बीच में. अगर वो इशू से रिलेटेड होगा, इशू मतलब हमारे शेयर्स या सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड होगा, तो वो हमारा स्टॉक ब्रोकर कहलाता है. और इसी स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स हम लोग इशू मैनेजमेंट के सेकेंड पॉइंट में, जो सेकेंड सेशन है, उसमें स्टॉक ब्रोकिंग में सीखने वाले हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग के साथ. नेक्स्ट, इशू मैनेजमेंट एंड इंटरमीडिएटरीज में लास्ट पॉइंट है इंटरमीडिएटरीज का, अंडर राइटर. अब अंडर राइटर हम लोगों ने जो सीखा था उसी को हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं फटाफट. इंट्रोडक्शन. अंडर राइटर कौन होता है? अ कंपनी enters into the contract with the underwriter. अंडरराइटिंग क्या होता है पहले वो समझ लो. विद द अंडरराइटर, दैट इज इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, ग्रुप ऑफ पर्सन और कंपनी. क्यों अंडरराइटिंग रिक्वायर्ड होगी? अंडरराइटिंग क्या होती है? अंडरराइटर किस तरह से आते हैं? तो जो कंपनी होती है उस कंपनी को इशू लेते वक्त एज पर सेबी गाइडलाइंस 14(4)(b) के हिसाब से, इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू कलेक्ट द 90% ऑफ द ऑफर अमाउंट, जितना भी हम लोगों ने ऑफर लेकर आए हैं, जितना भी हम लोगों को इशू सब्सक्राइब करवाना है, उसका 90% नहीं कलेक्ट हुआ, तो देन इट नीड्स टू द कंपल्सरी रिटर्न टू द मनी टू दोज हु हैव सब्सक्राइब टू द शेयर्स. 90% अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जितना सब्सक्राइब हुआ है उसे रिफंड करना पड़ता है. तो ये रिफंड करना ना पड़े इसलिए अंडर राइटर्स को अपॉइंट किया जाता है. ये अंडर राइटर्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए या अंडर राइटिंग की डेफिनेशन देखी जाए, तो अंडर राइटिंग इट इज एन अग्रीमेंट with or without the condition to subscribe to the securities of the company when existing shareholders of the company or the public do not subscribe to the securities offered to them. In short, अगर हम लोग कहें तो पब्लिक को ऑफर की हुई सिक्योरिटीज पब्लिक ने अगर सब्सक्राइब नहीं की, नहीं परचेस की, तो वो अंडर राइटर को परचेस करनी पड़ेगी. ऐसी अंडर राइटर की जो विथ और विदाउट कंडीशन के जो एग्रीमेंट्स होंगे उन्हें हम लोग कहते हैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट. इन अंडर राइटर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड करने, अंडर राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो मर्चेंट बैंकर्स या फिर एनबीएफसीज, जो कोई भी बैंकिंग कंपनीज होती हैं, उन्हें हम लोग अंडर राइटर कहते हैं. ये अंडर राइटर अलग अलग टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ अंडर राइटर्स में सोल अंडर राइटर और जॉइंट अंडर राइटर्स. सोल अंडर राइटर्स जहाँ पे कंप्लीट इशू, कंप्लीट पब्लिक इशू सिंगल अंडर राइटर वहाँ पे अंडर राइट करता है, तो उसे हम लोग सोल अंडर राइटिंग कहते हैं या सोल अंडर राइटर्स कहते हैं. दो से ज़्यादा अगर कोई अंडर राइटर्स एक साथ अगर किसी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड वहाँ पे अंडर राइटिंग एग्रीमेंट फाइल करता है, तो वो वहाँ पे जॉइंट अंडर राइटिंग या जॉइंट अंडर राइटर्स कहलाते हैं. बेसिक मेन टाइप्स हैं. देन टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट. ये जो अंडर राइटर्स होता है उनका और इशूइंग कंपनी के जो एग्रीमेंट्स होता है, उन एग्रीमेंट्स के लिए हम लोग कंडीशनल, फर्म, फुल और पार्शियल, ये 4 अलग अलग टाइप्स में उनके एग्रीमेंट्स क्लासीफाई करते हैं. कंडीशनल का मतलब होता है विथ कंडीशन. अब ये कंडीशन क्या होगी? तो एग्रीज टू टेक अप द एग्रीड प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स नॉट टेकन अप बाय द कंपनी, बाय द पब्लिक. अगर पब्लिक ने नहीं परचेस किए तो अंडर राइटर वो पर्टिकुलर शेयर परचेस कर लेगा. ये हम लोगों ने सीखा था. ये कंडीशन अगर उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में होगी तो उसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल अंडर राइटिंग. दूसरा होता है फर्म अंडर राइटिंग. फर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि एग्रीज टू टेक अप द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. मतलब फर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि जो इशूइंग कंपनी होती है, उस इशूइंग कंपनी के जो शेयर्स हैं उन्हें अंडर राइटर खुद सब्सक्राइब करना चाहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन. पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, उसके अलावा वहाँ पे अंडर राइटर को खुद को सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है फुल अंडर राइटिंग और पार्शियल अंडर राइटिंग. कंप्लीट इशू इज अंडर रिटन बाय द अंडर राइटर्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एक्स लिमिटेड decided to make a public issue of rupees 1 lakh
1 lakh equity shares of rupees 10 each, which is entirely underwritten by A, B, C, D in the ratio 2:1:1। तो ये एंटायर इशू जो था, ये एंटायर इशू यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया था ए, बी, सी और डी के अंडर, ये चारों अंडर राइटर्स ने, मतलब 1 लाख के इक्विटी शेयर्स थे और 1 लाख के इक्विटी शेयर्स इन चारों ने रेशियोज में एक वहाँ पे अंडर राइट किए। लेकिन अगर पार्शियल अंडर राइटिंग के बारे में सोचे तो पार्शियल अंडर राइटिंग में व्हेन अ पार्ट ऑफ द होल इशू इज अंडर राइटिंग बाय द अंडर राइटर्स, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा। When the X Limited decided to make a public issue of 1 lakh equity shares of rupees 10 each, out of which 90,000 shares are underwritten by A, B, C, D, जहाँ पे पहले 1 लाख सारे के सारे अंडर राइट हुए थे, यहाँ पर अब वो सिर्फ 90,000 ही अंडर राइट हो रहे थे। तो जो 10,000 शेयर्स थे आर अंडर रिटन बाय द कंपनी इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल अंडर राइटिंग। अंडर राइटर्स की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बेसिक चीज़ें हम लोगों के पास में जिस तरह से मर्चेंट बैंकर की है सेम उसी तरह से ही होती है, राइट। अंडर राइटर से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन जितनी अभी हम लोगों ने पढ़ी उतनी ही रिक्वायर्ड है हमारे इस पर्टिकुलर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज के चैप्टर में, सब्जेक्ट में। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे हुए रिलेटेड टू द इशू मैनेजमेंट एंड इंटरमीडिएटरीज। इंट्रोडक्शन, देन मर्चेंट बैंकर, बैंकर टू इशू, ब्रोकर टू एन इशू और अंडर राइटर। हमें नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है स्टॉक ब्रोकिंग, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ब्रोकर्स, ब्रोकर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ब्रोकर्स होते हैं, साथ ही साथ में ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स क्या होते हैं वो भी हमें सीखना है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में हम लोगों को मीनिंग और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ साथ और डिटेल हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। सिक्योरिटाइजेशन, ये अलग हेडिंग है जो हम लोगों को बेसिक उससे रिलेटेड टर्म क्या है सिक्योरिटाइजेशन वो पता है, लेकिन उससे रिलेटेड डेफिनेशन, फीचर्स, पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होती है, सिक्योरिटाइजेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, उनकी बेनिफिट्स और कौन कौन सी एसेट सिक्योरिटाइज हो सकती है, ये सब कुछ हमें आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है। ओके।